In this video, we learn about a learning theory named as behaviorism. We'll also look into classical conditioning, operant conditioning, what is stimulus, what is response, what is association, reinforcement and repetition, and related concepts. Let's get started with behaviorism. Behaviorism जो है इसको उर्दू में अगर हम कहें तो तर्ज अमल कहते हैं. तो behaviorism एक थ्योरी है लैंग्वेज लर्निंग की. ये जनरली हम इसको लर्निंग से एसोसिएट भी करते हैं, जो 20th सेंचुरी में दो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, B.F. स्किनर और आइवन पावलो, इनसे एसोसिएट की जाती है. B.F. स्किनर का पूरा नाम है बर्हस फ्रेडरिक स्किनर. ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट भी हैं, इन्वेंटर हैं और सोशल फिलोसोफर हैं. और जो आइवन पावलो हैं ये रशियन और स्विस एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस पे काम किया है. डॉग्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे. ये लर्निंग थ्योरी जो बिहेवियरिज्म है ये फोकस करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे. ऐसे रिस्पॉन्स, ऐसा रिजल्ट या ऐसा बिहेवियर जो नजर आए, सामने होता हुआ नजर आए, जिसको ओवर्ट भी हम कह सकते हैं, जो कि एक्सप्लिसिट इन नेचर है. और वो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं उनमें एक्सटर्नल स्टिमुलीज भी हैं. तो ऐसी चीजें हैं जो एक्सटर्नली विजिबल हैं, जो स्टिमुलेट करती हैं, एक रिस्पॉन्स को स्टार्ट करती हैं, इनिशिएट करती हैं. स्टिमुलस मीन्स ऐसी कोई प्रोवोकेटिव किस्म की या प्रोवोकेशंस हैं जो मोटिवेट करती हैं, चीजों को इंसाइट करती हैं, स्टार्ट करवाती हैं. और ये सजेस्ट करती है कि लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग का एक रिजल्ट है. कंडीशनिंग मींस ट्रेनिंग, जनरली हम कह सकते हैं. ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग या हैबिचुएशन एक हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें रिपीटिशन का अमल दखल है, चीजों को दोहराया जाता है. रीइंफोर्समेंट का अमल दखल है, जिसको उर्दू में हम कुमक भी कहते हैं, एक हेल्प, एक जरूरी हेल्प जो कि टेम्परेरीली चाहिए होती है या एक खास टाइम पे चाहिए होती है, हर वक्त नहीं चाहिए होती है. और एसोसिएशंस मींस एक चीज का दूसरे के साथ ताल्लुक बनाया जाता है. सो बिहेवियरिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे फोकस करती है और जो इंसाइटेड या मोटिवेटेड होते हैं एक एक्सटर्नल स्टिमुली से. सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लैंग्वेज लर्निंग को अगर देखेंगे तो बिहेवियरिज्म जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि सीरीज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस हैं जिनको हम एक दूसरे से एसोसिएट कर सकते हैं और उससे हमें बिहेवियरिज्म लैंग्वेज लर्निंग में अपना इफेक्टिव रोल प्ले करता हुआ नजर आता है. नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर. सो ये जो बिहेवियरिज्म का वर्जन है ये कंसिडर करता है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं स्टडी में और रिसर्च में, और ये एक प्रोसीजरल, ऑर्गेनाइजेशनल या एक वर्किंग और एक ऑपरेशनल किस्म का, एक प्रैक्टिकल किस्म का तरीका है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को कंसिडर करता है रिसर्च और स्टडी के लिए. उसके अलावा बाकी तमाम चीजों को ये नेगेट करता है, ये डिसरिगार्ड करता है. इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सोचना, सोचों का आना, और एक जो इमेजिनेशन है, थॉट है, एक इंटेलेक्ट है, ये सारी प्रोसेस को वो कंसिडर करते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक एनालिसिस के लिए इररेलेवेंट करते हैं. और अगर वो उसको रेलेवेंट करते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर वो मेजरेबल आउटकम्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फोकस्ड हैं और वो ऑब्जर्वेबल चेंजेस हम बिहेवियर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको कंसिडर करते हैं. अदरवाइज साइंटिफिक एनालिसिस में इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को वो कंसिडर नहीं करते. सो फ्रॉम प्योरली टीचिंग पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मेजरेबल आउटकम्स जो नजर आए, जिनको मेजर किया जा सके, जो भी एकेडमिक टेस्टिंग के टूल्स हैं उनसे, और जो लर्निंग बिहेवियर है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही हो, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियर जो है उनको कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज रेडिकल बिहेवियरिज्म. इसको हम फंडामेंटल, इसेंशियल या डीप सीटेड किस्म का भी तर्ज अमल कह सकते हैं, बिहेवियरिज्म कह सकते हैं. सो रेडिकल बिहेवियरिज्म जो है B.F. स्किनर जो है इन्होंने एसोसिएट किया है और उसमें इंक्लूड किया है कि जितने भी प्राइवेट किस्म के इवेंट्स हैं जिनमें हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स का प्रोसेस है, अगर वो ऑब्जर्व हो सकती हैं और मेयर किया जा सकता है उनको, तो उनको इंक्लूड किया जाता है रेडिकल बिहेवियरिज्म में. अदरवाइज ये प्योरली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स से एसोसिएट होते हैं. और इसका एम्फेसिस ये है कि रीइंफोर्समेंट का रोल है बिहेवियर को शेप करने में, और इसके अलावा बाकी जितने भी नोशंस हैं फ्री विल के या अपनी जिसके अंदर कोई सिस्टमेटिक या मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है या जिसमें कोई रेडिकल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उन सबको रिजेक्ट किया जाता है और सिर्फ रीइंफोर्समेंट को कंसिडर किया जाता है जो कि बिहेवियर को शेप करती है. नाउ वी लुक एट क्लासिकल कंडीशनिंग. आइवन पावलो जो हैं उन्होंने जो डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया है उसकी मिसाल को हम देख के समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है. इन्होंने बेसिकली डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए और बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो इन्होंने डॉग्स को फूड दिया, कुत्तों को खाना दिया. तो जैसे ही कुत्ते खाने को देखते थे तो उनके मुंह में स्लाइवा आता था, जिस तरह माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है. लेकिन इन्होंने ये जो
रिस्पॉन्स या रिजल्ट है स्लाइवा जनरेशन का, इसको कंडीशन किया एक बेल से कि ये बेल बजाते थे, पहले पहले रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बेल बजाने के बाद जब ये कुत्तों को खाना देते थे तो एक स्टेज ये आई कि अभी कुत्तों के पास खाना नहीं पहुंचा होता था, डॉग्स को खाना नहीं दिया जाता था, बेल बजने पे ही उनके मुंह में स्लाइवा जनरेट हो जाता था। तो प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा है, ये जो स्लाइवेशन है, इसको एसोसिएट कर दिया गया है रिंगिंग ऑफ द बेल के साथ। और फिर उन्होंने इसको मजीद कॉम्प्लिकेट भी किया है और उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस और थोड़ी सी डिफरेंट वर्जन से एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने बेल को एक खास तरतीब से बजाया है। और एक तरतीब, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं टन टन टन, तो इस तरह बेल बजती थी तो खाना आता था। और फिर कहते थे टन 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 टन, अगर इस तरह बेल बजती थी तो खाना नहीं आता था। तो इवन उन्होंने जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है डॉग्स के अंदर स्लाइवा प्रोडक्शन का, उसको इन्होंने इतना कंडीशन कर दिया कि एक खास किस्म की बेल जब बजती थी तो स्लाइवा तभी जनरेट होता था, अदरवाइज डॉग्स बॉदर ही नहीं करते थे। मतलब मींस उनको ये भी समझ आ गई कि एक तो बेल बजेगी तो खाना आएगा, और फिर इस खास टोन से या खास रिदम से बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो इसको आप नेट पे मजीद भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल एक शॉर्ट सा पर्सपेक्टिव है जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में जो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो है फूड, मींस वो तो प्रेजेंट होना ही होना है और उससे स्लाइवा जनरेट होना ही होना है। लेकिन उस अनकंडीशनल को, फूड को जब प्रेजेंट किया गया तो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स है कि स्लाइवा जनरेट प्रोड्यूस हुआ डॉग्स के माउथ में। लेकिन उसको हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसका कोई रोल नहीं है, बस वो एक न्यूट्रल किरदार प्ले कर रहा है, तो उसमें जो बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। इनिशियली जब बेल बजाई गई तो उससे स्लाइवेशन का एक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये कंडीशन स्टिमुलस बन गई, मींस के डॉग्स अंडरस्टैंड करने लग गए कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, और उससे ऑटोमेटिकली उनका जो खाने के साथ एसोसिएटेड था स्लाइवेशन का प्रोसेस और उसकी प्रोडक्शन, वो कंडीशन हो गई बेल के साथ और बेल बजती थी। सो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, और उससे जो स्लाइवेशन थी जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स थी वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स बन गई। अब इस एग्जाम्पल को हम लैंग्वेज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। एक टीचर है, लैंग्वेज टीचर हैं वो, और वो क्लासिकल कंडीशन को एसोसिएट कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स में पॉजिटिव इमोशंस और एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको इमेजिन करते हैं, तो उसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो है ही इज एंगेजिंग विद लैंग्वेज एक्टिविटीज, के स्टूडेंट्स को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं और लैंग्वेज एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है कि पॉजिटिव इमोशंस और एंथुसियाज्म के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टूडेंट्स लर्निंग करेंगे। तो मींस एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, एक नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी है, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन वो क्लासरूम की जो सेटिंग है उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो रोल प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्कशन करवाना चाहते हैं, हाफ ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहते हैं, ओपन डिस्कशन या क्लोज डिस्कशन या कंट्रोल डिस्कशन, कोई एक वो सेटिंग बनाते हैं जो कि एक न्यूट्रल सेटिंग है। अब वो जो न्यूट्रल सेटिंग बनी है, आइंदा जब भी वो क्लास में आएंगे और वो क्लासरूम की सेटिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स पहले ही अपने ज़हन के अंदर वो एंजॉयबल एक्सपीरियंस को लेके आ जाएंगे कि सर आ गए, चेयर्स को इन्होंने सेट करना शुरू कर दिया है, ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, इसका मतलब कि अभी वो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। तो पहले जो चीज अनकंडीशन स्टिमुलस थी और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, अभी वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया और कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, और स्टूडेंट्स का एंथुसियाज्म, ये इमोशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाएंगे जिस वक्त क्लासरूम में सेटिंग बनने लग जाएगी उस लर्निंग एक्टिविटी की। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट मींस चलाने वाला, इन्वॉल्विंग द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय रीइंफोर्समेंट और इनहिबिशन। इन सिंपल वर्ड्स, चलाने वाला। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया रैट्स पे, और उन्होंने उसमें एक लिवर लगाया बॉक्स में, और इसको उन्होंने कंडीशन किया, एक ऑपरेंट बिहेवियर वो लेना चाह रहे थे कि जो रैट है, चूहा, वो एक लिवर को प्रेस करे। अगर चूहा लिवर को प्रेस करेगा तो वो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस उसको खाना देंगे, उसको फूड देंगे। और वो ये प्लान कर रहे थे या वो ये अज्यूम कर रहे थे कि जैसे ही उसको लिवर प्रेस करने पे खाना मिलेगा तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो बार बार जाके लिवर को प्रेस करेगा, और एक स्टेज ये आएगी कि उसको जब भी खाना चाहिए होगा वो लिवर को जाके प्रेस करेगा, उसको खाना मिल जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर रिवार्ड का एलिमेंट या रीइंफोर्समेंट का एलिमेंट आ रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो प्रेसिंग ऑफ द लिवर है, द एक्शन ऑफ प्रेसिंग द लिवर, और जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि उसको फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, और रिजल्ट ये है कि हर आने वाली अटेम्प्ट में इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो खाने के लिए लिवर को प्रेस करेगा। अब इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं।
एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में। सो हम एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जिसमें टीचर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्स करना चाह रहा है क्लास पार्टिसिपेशन और डिस्कशन को बढ़ाने के लिए। सो जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो चाहता है कि क्लास पार्टिसिपेट करे और डिस्कशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ये ऑपरेंट बिहेवियर है, यानी कि वो लिवर जो प्रेस करना है बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स है। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो ये है कि अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होंगे और अपने आइडियाज को शेयर करेंगे तो टीचर उनको प्रेज करेगा, उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा, वैल्यूएबल किस्म की जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करेगा। और फिर इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि जिन जिन बच्चों को प्रेज किया गया है, उनकी तारीफ की गई है या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहा गया है, तो ये रिजल्ट ये निकलेगा कि वो ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा तैयारी से पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि जो बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह अप्लाई होते हैं और मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर को, स्पेशली लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग भी देखी और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी देखी। जबकि ये भी एक्नॉलेज करना जरूरी है कि जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं टीचिंग की, जिनके अंदर एक कॉग्निटिविज्म का एलिमेंट है, कंस्ट्रक्टिविज्म का एलिमेंट है, इनको आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है लर्निंग प्रोसेस में, जब हमें तमाम लर्निंग थ्योरीज का आइडिया होगा और हम अपनी नीड बेस्ड की जरूरत के मुताबिक हम कोई एक लैंग्वेज की थ्योरी लेके, लर्निंग की थ्योरी लेके उसके मुताबिक हम स्टूडेंट्स के साथ डील करना शुरू करेंगे। नाउ वी डिस्कस स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन। सो बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्ट जो हैं उनका आइडिया ये है कि स्टिमुलस ट्रिगर करता है स्पेसिफिक रिस्पांस को। तो दोनों एग्जांपल्स जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखी और फिर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखी, तो पता चला कि एक स्टिमुलस है जिससे एक रिस्पांस हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं और उस रिस्पांस के बढ़ने की या लाइक्लीहुड की हमारी तवक्को बढ़ती जा रही है। तो स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन को लैंग्वेज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये कि एक टीचर है वो क्लास में एक नया वोकैबुलरी का वर्ड जो है उसको सिखाना चाह रहा है, तो वो उसको एज ए स्टिमुलस लेता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो रिपीट करते हैं उस वर्ड्स को और उसके मीनिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और सीखते हैं। इसको हम उसके रिस्पॉन्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशन, दोहराई, चीजों को बार बार करना। सो लर्निंग रीइंफोर्स होती है रिपीटेड एक्सपोजर से। जब उसको स्टिमुली बार बार दिया जाता है, ये मोटिवेशन, ये वो जो एक एलिमेंट ऑफ इंसाइटमेंट है उसको बार बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे रीइंफोर्समेंट का एलिमेंट होता है और चीजें रिपीट होती हैं। और रेपिटेशन से एरर्स कम होते हैं, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। सो इसमें अगर हम टीचिंग एनवायरनमेंट से सीखना चाहें तो टीचर जो है वो रिपीटेडली इंट्रोड्यूस करता है वोकैबुलरी के रिव्यूज को और मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के लेसन्स में वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ें, बार बार पढ़ें, उनके सेंटेंसेस बनाएं, उनको लिखें, एक लड़का उसका मीनिंग बताए, दूसरा उसका मीनिंग बताए, उनके बारे में डिस्कशन होगी। इसके एक ही काम करना है लेकिन डिफरेंट अप्रोच से करना है और उनको बार बार उनको रीइंफोर्स करवाना है, रिपीट करवाना है। इससे जो एसोसिएशन है, स्टिमुलस जो कि वर्ड है और जो रिस्पॉन्स है जो उसका मीनिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो स्ट्रेंथन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है गवर्नमेंट, उसको हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट का लफ्ज है इसको बच्चों को अगर हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करवानी है और हमने इनको गवर्नमेंट प्रोड्यूस करवाना है तो हम बहाने से एज ए टीचर उसको गवर्नमेंट प्रोड्यूस करवाएंगे मुख्तलिफ लड़कों से और उनको फिर मजबूर करेंगे कि वो उसको रिपीट करें, इसकी ड्रिल करें और इससे उनकी जो एसोसिएशन बनेगी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो लफ्ज की जो प्रोनाउंसिएशन बनेगी वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस रीइंफोर्समेंट। सो दो किस्में हैं इसकी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ये कॉन्सिक्वेंट है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज जब मिलते हैं तो उससे स्टूडेंट की लर्निंग स्ट्रेंथन होती है और उनका जो बिहेवियर है, रिपीटेड बिहेवियर, वो स्ट्रेंथन होता है और करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। तो उससे हम उनको पॉजिटिव एप्रिसिएशंस देते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको शाबाश देते हैं। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव रिवार्ड है। तो रिवार्ड्स और इंसेंटिव्स थोड़े से डिफरेंट हैं, वो फिजिकल चीजें आ जाती हैं, लेकिन इसके रीइंफोर्स आपने एक पॉजिटिव फीडबैक एक्सटेंड किया है स्टूडेंट्स को। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो ये है कि जब एक एवर्सिव स्टिमुलस है, ये स्टूडेंट्स की उसके बारे में डिसलाइकनेस है जो कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन होने में रोक रहा है या डिजायर्ड रिजल्ट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको एक करेक्टिव फीडबैक दिया जाता है जो कि एप्रिसिएशन नहीं होती, करेक्टिव फीडबैक होता है जिससे उनकी गलती की इस्लाह की जाती है, तो उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। नाउ वी डिस्कस एसोसिएशन, एक चीज का दूसरे से ताल्लुक बनाना, रब्त बनाना। सो एक इंफॉर्मेशन जो कि न्यू है उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करके प्रेजेंट करना, इसको हम कह सकते हैं कि जो स्कीमा है या प्रीवियस नॉलेज है उसको इंक्लूड करना नए लर्निंग एनवायरनमेंट में।
सो टीचर इसको एसोसिएट कर सकता है क्लासरूम टीचिंग में कि जो न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स को उनके रिलेटेड वर्ड से समझाने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल, इससे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने को आसान बना सकते हैं और उनको याद रखना आसान हो सकता है। सो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है खुश, जिसका मतलब है हैप्पी। तो खुश से खुशी है, हैप्पीनेस, और खुशियां हैं, खुश, खुशी, खुशियां। सो इनकी आपस में एक एसोसिएशन है, बोलने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लिखने में एक जैसे हैं। सो ये एक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन है जिससे एक इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया जा सकता है प्रीवियस नॉलेज से, कि अगर बच्चों को खुश पता है तो उससे हम खुशी और खुशियां ये उनको बता सकते हैं। सो मिमिक्री एंड इमिटेशन, इसका भी बहुत ज्यादा रोल है। मिमिक्री बेसिकली हम कॉपी करते हैं, इम्पर्सनेट करते हैं, पैरोडी करते हैं, ये सिमुलेट करते हैं चीजों को। सो कॉपीइंग मॉडल्स जो हैं या एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझाना जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लर्निंग में। जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब की एग्जाम्पल ले लें, तो आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप वो जो प्रोसेस वीडियो में चल रहा है उसको पॉज करके देखते ना, बस उसके पीछे पीछे आप रिपीट करते हैं, उसको कॉपी करते रहे, रिपीट करते रहे, तो आप वो काम कर लेते हैं। अब जितनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट होगी, जितनी ज्यादा रिपीटेशन होगी, जितनी ज्यादा एसोसिएशन होगी, जो हमने पीछे तीनों चीजें पढ़ी हैं, तो हर आने वाली अटेम्प्ट में आपकी मिस्टेक्स कम होगी, अच्छे रिजल्ट्स होंगे। मिस्टेक्स कम होगी, अच्छे रिजल्ट होंगे। लोग इसी तरह गाड़ियां ठीक करना, कुकिंग करना और बहुत मुश्किल प्रोसेसेस जो हैं बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं, मिमिक करते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं और वो स्टेज उस काम को मुकम्मल कर लेते हैं। सो लैंग्वेज पैटर्न्स की जो लर्निंग है उसमें जो इमिटेशन है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फेलोज को या अपने टीचर्स को जस्ट फॉलो करें, इमिटेट करें, कॉपी करें, तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे जो डायलॉग बोला जा रहा है उसको रिपीट किया जाए, जो प्रोनाउंस की जा रही हैं चीजें तो उनको मिमिक करें, मींस जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही बोलें। तो टीचर ने बोला है गवर्नमेंट तो बोलें गवर्नमेंट, टीचर ने बोला है इंटुएटिव तो बोलें इंटुएटिव। अभी हम जीनर कहते हैं, लफ्ज है जॉनरा, GENRE जॉनरा। तो बस आप मतलब सीखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह कोई बोल रहा है बस उसको उसके पीछे रिपीट करो, मिमिक करो, कॉपी करो। सो यॉनरा, तो आपका वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा। सो कॉपीइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फॉलोइंग डायलॉग्स या मिमिक करने से चीजों से आप एक आसानी से सीख सकते हैं। मतलब व्हील को रीइन्वेंट करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी एक बंदा उस प्रोसेस से गुजरा है, बस आप उसको फॉलो करें और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो ले लें। दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट इन बिहेवियरिज्म। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार चीजों को करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस और रिपीटेटिव प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर्ड मींस बहुत तरतीब से सोची समझी, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड किस्म की और कंट्रोल्ड किस्म की और डिजाइन किस्म की आप एक्सरसाइजेस करें, मशकें करें और चीजों को रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, तो उससे आप इंप्रूव करेंगे, सीखेंगे। सो लैंग्वेज ड्रिल्स जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं कि आप रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस हों, जिस तरह के फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक सेंटेंसेस है, ये ग्रामर की कोई एक्सरसाइज है, या चेंज ऑफ नरेशन है, या चेंज ऑफ वॉइस है। कोई भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो उसको आप रिपीट करें, बार बार उसको एक्सरसाइज करें। और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन को अगर आपने इंप्रूव करना है तो डायलॉग्स की डिलीवरी है उसको रीइंफोर्स करें, जो स्पेसिफिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर है उसमें, और जो स्पेसिफिक टारगेट ये सब्जेक्ट की वोकैबुलरी है, मींस कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके अल्फाज में उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ड्रिल और प्रैक्टिस से भी चीजों को इंप्रूव कर लेंगे। तो नाउ वी कंक्लूड दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस बिहेवियरिज्म। सो बिहेवियरिज्म एम्फसाइज करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को और उनकी एसोसिएशन विद स्टिमुलस एंड रिस्पांस, कौन सी चीज इनिशिएट करवा रही है एक प्रोसेस और उसका रिस्पांस क्या आ रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बिहेवियरिज्म हमें सजेस्ट करता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू हैबिचुएशन बिहेवियर को शेप करते हैं, और जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो स्ट्रेंथन करती है डिजायर्ड बिहेवियर को। सो पनिशमेंट ऑल्दो डिस्करेज की जाती है और अनवांटेड है, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे इसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। सो रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन पनिशमेंट के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, मींस अकॉर्डिंग टू दी नीड या डिजायर हम उसको इंक्लूड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक फिजिकल पनिशमेंट है, लेकिन एक काम एक बच्चे से नहीं हुआ तो उसको एक पनिशमेंट ये भी दी जा सकती है कि आप इसको 10 बार करके लेके आएंगे, 10 बार रिपीट करें। सो मतलब पनिशमेंट लफ्ज थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट वे से भी एड्रेस किया जा सकता है। सो बिहेवियरिज्म जो है ये एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, डिफरेंट किस्म की थेरेपीज में बिहेवियर्स को सिस्टमेटिकली मॉडिफाई करने के लिए बहुत इन है और लोग इससे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स ले रहे हैं। सो क्लासरूम में टीचर्स जो हैं वो रिवार्ड से या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
उससे लर्निंग को एनकरेज कर सकते हैं, मीन्स के पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करते हुए ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि बुरी हो सकती हैं और जिनसे स्टूडेंट्स का नुकसान हो सकता है, उनसे अवेयरनेस देने के बाद लर्निंग को एनकरेज कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल सेटिंग है उसमें बिहेवियरिज्म जो है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मजीद इन्फॉर्म करता है और रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट को एम्फसाइज करता है, बेसिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जिसमें प्रैक्टिस, ड्रिल और रेपिटेशन इन्वॉल्व है और रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व है। सो इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है बिहेवियरिज्म के ऊपर, इसने चीजों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंशियल है और ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है और उनके बिहेवियर को शेप करने में, और प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है अक्रॉस डाइवर्स फील्ड, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें साइकोलॉजी भी है, एजुकेशन भी है और मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी हैं, उनमें भी ड्रिल, रेपिटेशन, प्रैक्टिस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इफेक्टिव है और इस्तेमाल की जा रही है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।